में तेजी से अमेरिकी बाजारों में लौटी रिकवरी, डाउ जोन्स की सेंचुरी, एशिया में मजबूत शुरुआत और एसजेएक्स निफ्टी 0.25% ऊपर। औरबिंदो फार्मा को पछाड़ इंटास फार्मा ने मारी बाजी, इजराइल की टेवा फार्मा से खरीदा ब्रिटेन और आयरलैंड का कारोबार। टेलीकॉम स्पेक्ट्रम नीलामी का फ्लॉप शो, 700 मेगाहर्ट्ज के लिए नहीं मिले खरीदार, 23 राउंड तक सरकार को मिली 63,500 करोड़ की बोलियां। जीएसटी लागू होने के पहले साल सरकार को करीब 5,65,000 करोड़ रुपए कमाई की उम्मीद। पहले साल राज्यों को मुआवजा देने की नहीं पड़ेगी जरूरत। स्वीडन की दिग्गज कंपनियों को भारत पर पूरा भरोसा। आइकिया, वोल्वो, साप जैसी कंपनियों ने एफडीआई रिफॉर्म्स का किया स्वागत, R&D बढ़ाने पर जोर का वादा। का सारा जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है वो कौन कौन से कैंप में हुई है? ये सर वो और पानी। सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान के झूठ की फिर खुली पोल। पीओके में मीरपुर के एसपी ने नेटवर्क 18 से बातचीत में कबूला, भारतीय सेना ने तबाह किए कैंप। और कल के उतार चढ़ाव और कमजोरी भरे बाजार के बाद वो भी दिग्गजों में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी मजबूती, तो क्या आज वही रुझान बरकरार रहेगा और क्या रिकवरी हो पाएगी और ऐसे में 8,800 के पार निकल पाएंगे? ये है बड़ा सवाल, इसका लेंगे जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और जियोजित BNP पारिबा के गौरांग शाह भी। लेकिन देखिए, 2 दिनों की कमजोरी के बाद यूएस के मार्केट्स में रिकवरी देखने को मिली है। ये एक अच्छी बात है और ये क्यूज काफी पॉजिटिव है दुनिया भर के बाजारों के लिए, और इसीलिए आपको दिख रहा है कि एसजेएक्स निफ्टी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। वजह कच्चे तेल में उछाल देखने को मिला। तो आप देखिए, हांगकांग के मार्केट्स, जापान के मार्केट्स में तेजी है, चाइना के मार्केट्स तो बंद हैं। शुक्रवार तक ये भी एक राहत की बात है, वहां से कोई खराब खबर नहीं आएगी। ये बताइए, आज भारतीय बाजारों को आप किस तरह से अप्रोच करेंगे? 8800 के ऊपर निकल नहीं पा रहा है। कल खुला देखिए वहां पर, लेकिन बाइंग सपोर्ट मिला नहीं वहां पर। आज कैसे अप्रोच करना चाहिए? वैसा ही रहेगा हेमंत। मुझे लगता है ऊपरी स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली भी आएगी और निचले स्तरों से खरीदारी भी, तो दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके होंगे आज। और ऐसे में ट्रेंड के विपरीत ट्रेड करना ज्यादा सही हो सकता है। और अगर जो ट्रेडर्स ट्रेंड के विपरीत ट्रेड नहीं करना जानते हैं या थोड़ा मुश्किल समझते हैं, तो फिर उनके लिए एक ही रणनीति, और वो है बाय ऑन डिप्स की, गिरावट में खरीदारी की। जो हम कल भी कह रहे थे कि परसों के जो लोज थे 8,735 के आसपास, वो अच्छे लेवल से खरीदारी करने के लिए लगभग उन्हीं लेवल के आसपास कल बाजार ने लो बनाया। अब इंटरेस्टिंग बात आज ओपनिंग की नहीं है, मजबूत तो खुल जाएंगे लेकिन क्लोजिंग अहम है। और कल भी हम ये बात करते हैं कि जब तक 8,700 के नीचे बंद ना हो तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। आज भी वही लेवल अहम है। 8,700 के नीचे बंद होते दिखें तो ही अपनी तेजी की पोजीशन को कम करें, अदरवाइज 50-75 पॉइंट के करेक्शन से कहीं कोई घबराने की जरूरत है नहीं। तो आज भी 8,700 क्लोजिंग बेसिस पर आपका स्टॉप लॉस है, और इंट्राडे के लेवल के लिहाज से भी। अब मजबूती ज्यादा बेहतर कब होगी? जब आप 8,800 के ऊपर क्लोज दे पाए। एक बात ध्यान रखिए, कल के सेशन में आपने जो ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके पहले के दोनों लेवल छुए हैं, निफ्टी के भी और बैंक निफ्टी के भी, क्योंकि उस दिन निफ्टी ने 8,800 का हाई बनाया था, कल भी बनाया। उस दिन बैंक निफ्टी ने 19,800 के आसपास के हाई बनाए थे, कल भी लगभग उन लेवल्स पर पहुंचा है। तो वो पुराने हाईज, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक्स का असर जो बाजार पर था, वो एक तरह से प्राइस से निकल चुका है। तो अब अगर आप आज 8,800 के ऊपर बंद हो पाते हैं तो फिर आपके लिए और आगे तेजी के 100 से 200 पॉइंट की और बढ़त के संकेत आते हुए दिखेंगे। तो क्लोजिंग बेसिस पर बहुत क्लियर कट डायरेक्शन है, 8,700 नीचे, 8,800 ऊपर, और इस रेंज के बीच में आपको ट्रेड करने का एकमात्र तरीका यही है कि जब तक आप इस रेंज के अंदर बंद हो रहे हैं, उछाल में बिकवाली करें, गिरावट में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 8,700, टारगेट 8,800, 8,825 या 8,850 तक का आज के लिए। बैंक निफ्टी 19,300, 19,800, ये बहुत क्लियर कट डिफाइंड रेंज मुझे नजर आ रही है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी को लेकर मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूं तेजी को, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स उतने मजबूत नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सरकारी बैंक दिख रहे हैं। तो अगर तेजी करना चाहें बैंक निफ्टी में, तो ट्रेड ये हो सकता है, सरकारी बैंक खरीदे, सामने प्राइवेट बैंक्स बेचकर उसे परफेक्ट हेज कर ले। स्टॉप लॉस 19,300 है, टारगेट 19,800। ज्यादा मजबूत खुल जाएं, पहले ऊपर आ जाएं, तो 19,800 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करें बैंक निफ्टी। नीचे में 19,500, 19,300 तक आप फिर से आते हुए देख सकते हैं। तो ये रेंज है
बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। क्या होगा मजबूत? मुझे लगता है सरकारी बैंक के अलावा रियल एस्टेट, हाई बीटा मिड कैप और फार्मा शेयर, ये मुझे मजबूत नजर आ रहे हैं। कमजोरी होगी तो प्राइवेट बैंक्स में। बिल्कुल, तो प्राइवेट बैंक्स में देखिए कमजोरी होगी। और अनिल, सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर अगर रहा है बाजार में तो ये प्राइवेट बैंक्स ही हैं। और आप देखिए कल का दिन मैं देख रहा था, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टॉप 10 निफ्टी में ये तीनों बैंक थे और तीनों ने दिन के निचले स्तर पर जाकर क्लोजिंग दी है। यस बैंक भी उसमें शामिल कर लीजिए, और यस बैंक के लिए तो आज खराब खबरें हैं भी, जिस पर हम विस्तार से अनिल से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले पूछते हैं वागले साहब से आज के बाजार को वो किस तरह से रीड करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, बताइए निफ्टी में क्या ट्रेड बनता है आज? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल। गुड मॉर्निंग सर। निफ्टी में ऊपर में बेचने का, नीचे में लेने का ये ट्रेड बनता है। हालांकि 8730 एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट है जो मुझे लगता है नहीं ब्रेक होना चाहिए, और अगर वो ब्रेक होता है हाफ एन आवरली या आवरली क्लोजिंग बेसिस पे तो वहां से भी हम शायद 100-150 पॉइंट नीचे जा सकते हैं। और बैंक निफ्टी वीक है, जैसे आपने ठीक कहा, प्राइवेट बैंक्स वीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स इतने वीक नहीं है या अच्छे है। तो थोड़ा टग ऑफ वॉर चल रहा है। ये देखना होगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर खींचता है या बैंक निफ्टी निफ्टी को नीचे खींचता है। लेकिन अभी भी मैं पॉजिटिव रहूंगा। मेरा 8860 का मैंने थोड़ा डाउनवर्ड टारगेट रिवाइज किया है, लेकिन बुलिश ही व्यू है, और 8720 के अक्टूबर फ्यूचर्स के स्टॉप लॉस से काम करना चाहिए। ओके, और एक बात और ध्यान रखिए, आज बैंक निफ्टी की जो है वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी भी है, तो देखना होगा एक्सपायरी के दिन ये क्या और कमजोर होते हैं या फिर यहां पर थोड़ा सा सुधार देखने को मिलता है। तो बैंक निफ्टी पर नजर आज आपको सेकंड हाफ में खासतौर पर जरूर बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन एफआई के डेटा थोड़े सूदिंग है, छोटी ही सही, लेकिन बाइंग का फिगर अच्छा लगता है। 240 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केट में उन्होंने खरीदारी करी। बिल्कुल, और साथ ही साथ वायदा कारोबार में इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदे हैं, लेकिन शायद डेटा क्वालिटी के हिसाब से थोड़े से हल्के कमजोर होते हुए दिखें कल के सेशन में। उसकी दो बड़ी वजह है हेमंत। पहला तो ये कि 150 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज ने खरीदे जरूर हैं, लेकिन उसमें निफ्टी फ्यूचर्स में खरीदारी हुई है, बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग हुई है। तो बैंक निफ्टी शॉर्टिंग हो रही तो फिर बाजार ऊपर टिकना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो ये कल का डेटा है। अब ये अलग बात है कि एफआईज रोज अपना मूड बदल सकते हैं, लेकिन पॉलिसी के बाद बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग करना उनका थोड़ा सा, मुझे वो कहते हैं कि बड़ी कंफर्टेबल फीलिंग नहीं है। एक दूसरा डेटा क्यों मुझे थोड़ा सा ढीला लग रहा है, भले कैश मार्केट में एफआईज ने अच्छी खरीदारी की, लेकिन 400 करोड़ के आसपास 390 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे हैं, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक स्पेसिफिक एफआईज की तरफ से होती हुई दिखी है। अब जब एक्शन इंडेक्स फ्यूचर्स में कम है तो एफआईज ने ऑप्शन खरीदकर उसकी भरपाई की, और ऑप्शंस में दोनों ही है। एक्चुअली उन्होंने ज्यादा पुट ऑप्शन खरीदे हेजिंग के लिहाज से। तो बजाय बाजार पे एक डायरेक्शनल कॉल लेकर कि बड़ी तेजी या बड़ी मंदी हो जाएगी, वो दिख नहीं रहा, तो फिर ऐसे में ऑप्शंस के साथ अपनी पोजीशन को, अपने पोर्टफोलियो को हेज किया जाए। ये एफआईज के डेटा में दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जो डेटा देखकर एफआईज दो चीजों पर फोकस बनाए हुए हैं। पहला तो ये कि ग्लोबल मार्केट्स, अब एक्चुअली ग्लोबल मार्केट्स हर रोज जिस तरह का उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं और क्लोजिंग 3-3 अंकों में ऊपर या नीचे की तरफ डाउन में होती दिख रही है, तो एक मूड क्लियर कट बनाना मुश्किल काम है कि यूरोप के डेवलपमेंट कैसे होंगे। क्रूड एकदम से उछल कर आया, डॉलर एकदम से बढ़ा, तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है अलग अलग जगह, तो उसमें आपको एक क्लियर कट डायरेक्शन लेना मुश्किल काम है, पहली बात। दूसरा, अभी भी आपके लिए लोकल न्यूज यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो तनाव की खबरें वो खत्म नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच वाले मूड में है एफआईज, और ऐसे में आपके लिए भी बेहतर क्या है, बेहतर ये कि अगर आप कोई भी ओवरनाइट पोजीशन रखते हैं स्टॉक्स में या निफ्टी में, तो साथ में ऑप्शंस के साथ उसे हेज करके रखें। ये डेटा से समझ में आता है। चलिए, तो हेजिंग बहुत जरूरी है और होनी भी चाहिए। आप देखिए पिछले लास्ट दो ट्रेडिंग सेशंस, अब कल और परसों अच्छी खबरों पर बाजार में इतनी तेजी हो नहीं रही है। ये थोड़ी हाँ, ये आपने बहुत सही पॉइंट किया। देखो, बैंक निफ्टी ट्रेड पॉलिसी के बाद बाजार चलना चाहिए, चला नहीं। कल अब आप देखिए दिन के लो पॉइंट पर बाजार बंद हुआ, लेकिन आज गैप से खुलेगा, तो दोनों ही तरह के लोगों को ट्रेड करने में मुश्किल है, चाहे आपकी पोजीशन तेजी की हो या मंदी की हो। ओवरनाइट दिक्कत लगता है अर्निंग सीजन का इंतजार हो रहा है, बाजार को लोग देख ही लेना चाहते हैं नतीजे कैसे आ रहे हैं। और अगला हफ्ता देखिए अर्निंग सीजन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हफ्ता है। इंडसइंड बैंक के नतीजे आएंगे, टीसीएस इन्फोसिस के भी नतीजे आएंगे, तो अब अगला बड़ा इवेंट जो है मार्केट्स के लिए वो शायद अर्निंग सीजन हो सकता है। लेकिन चलिए गौरांग जी से पूछते हैं, ऐसे बाजार में कौन से शेयर उनको पसंद हैं जहां पर वो बुलिश या बेरिश हैं। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग, बताइए आपके टॉप पिक्स क्या हैं आज के लिए? सुप्रभात हेमंत, सुप्रभात अनिल जी। सुप्रभात। निजी बैंकों का जिक्र हो रहा था अभी कुछ समय पहले, और बैंक निफ्टी एक कमजोर कड़ी के रूप में उभर करके आ रही है, ऐसा दिख रहा है।
लेकिन ये महज छोटी या मध्यम अवधि के नकारात्मक पहलू है। अगर आप हमें बुनियादी तौर पर पूछे और समय अगर आप दे सके थोड़ी लंबी अवधि का, तो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, हेमंत ने 2 नाम जिक्र किए थे। यहाँ पर हम खरीदारी की कवायद करेंगे। कोटक बैंक एक मझौली निजी क्षेत्र की बैंक जहाँ पर खरीदारी की कवायद है। सरकारी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये 3 हमारी पसंदगी है। और हमें लग रहा है कि जिस तरीके से नतीजों का माहौल शुरू होगा बहुत जल्द, अगले हफ्ते जैसे जिक्र हो रहा था, तो वहां पर निराशा तो कम लगेगी, हाँ, लेकिन सुधार बड़े पैमाने पर आपको होता हुआ दिखाई देगा। और ये जो बाजार को लेकर के एक असमंजस परिस्थिति बनी हुई है और एक दायरे में अटका हुआ है, ये ज्यादातर इसलिए भी है क्योंकि अगले हफ्ते 2 दिन छुट्टियां आएगी मेरे ख्याल से, और एक बहुत ही छोटा हफ्ता होगा, और ये तब आ रहा है जब तिमाही का सिलसिला शुरू हो रहा है। तो जाहिर है, और आई एम ऑन रिकॉर्ड, हेमंत और अनिल जी, पिछले गुरुवार को मैं आप ही के स्टूडियो में आप ही के साथ बैठा हुआ था एक्सपायरी के दिन, और उस दिन ये सर्जिकल स्ट्राइक्स की खबर भी आई थी, और मैंने ये कवायद की थी कि अक्टूबर महीने में शायद हम 8800 या उससे ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। अब 8800 तो आ चुका। इस कंसोलिडेशन के दौर के बाद मुझे लग रहा है कि हम ये जो प्रतिबंध लगा हुआ है 8800 के ऊपर, इसको भी पार करने में मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संकेत की लोग बात कर रहे हैं, ब्रेक्जिट और डॉइचे बैंक और जर्मनी अब यूरो जोन से निकलने की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये बेफिजूल बातें हैं। हमने ब्रेक्जिट में क्या हुआ देख चुके हैं और गिरकर उभर चुके हैं, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में और भी ऊपर जाएंगे। गिरावट पर खरीदारी की राय है। चलिए, तो एज ऑलवेज गौरांग जी अपने फॉर्म में बुलिश हैं, गिरावट में खरीदारी की राय उनकी तरफ से निकल कर आ रही है। वागले साहब के टॉपिक्स हम जानेंगे, लेकिन पहले ये बताइए एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, डेटा क्या कह रहे हैं? सरप्राइजिंगली कल और परसों के डेटा में कोई फर्क नहीं है। Okay. लगभग सेम है, कोई लेवल्स में बदलाव नहीं है। पुट कॉल रेशियो 0.97 जस्ट का तैसे कुछ भी नहीं बदला है। बदला तो सिर्फ एक चीज है कि निफ्टी में थोड़ी सी मंदी की पोजीशन बनी है, बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में मंदी की पोजीशन बनी है, और निफ्टी में थोड़ी सी तेजी की पोजीशन एफआईज ने बनाई है। वो एक ट्रेड जरूर नजर आ रहा है। प्रीमियम तेजी से घटी है बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के ठीक 1 दिन पहले। वीकली एक्सपायरी चूंकि आज है, और वीकली एक्सपायरी के लिहाज से भी 19,000 और 20,000 ये बैंक निफ्टी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट और कॉल में। तो ऐसा लगता नहीं कि बहुत जल्दी है बैंक निफ्टी को 20,000 के पार जाने की, और 19,000 चूंकि बहुत नीचे है, तो एक्सपायरी के दिन बड़ा एक्शन बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बन पाएगा। बीचों बीच में हम 19,500 पे, तो कोई बहुत खास रेंज वहां पर समझ में नहीं आती है। जो पोजिशन कल के बजाय मैं पिछले 3 दिनों के डेटा देखूंगा पुट और कॉल में, एक संकेत साफ दिख रहा है कि बाजार 8,700 के नीचे जाने के लिए अब तक तो तैयार नहीं है, जिस तरह से पुट में 3 दिनों से लगातार उस लेवल पर एडिशन होता हुआ दिख रहा है। तो 8,700 तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने मन बना रखा है कि जब तक इसके ऊपर हम बंद हो रहे हैं, हम ये मानकर चलेंगे कि हम मजबूत है, और वो होना भी चाहिए। तो ऐसे में बहुत क्लियर कट संकेत यही है, 8,700 के नीचे की क्लोजिंग पर हल्के हो जाएं, 8,800 के ऊपर क्लोजिंग हो तो और संकेत आगे के लिए बेहतर बनेंगे। और ऐसे में जब क्लोजिंग बेसिस पर ये रेंज है, तो 8,700 के जितना नजदीक खरीदेंगे सेफ है, 25-50 पॉइंट स्टॉप लॉस रख लीजिए। 8,800 या इसके ऊपर जहां बेचेंगे 25-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ उतना सेफ रहेंगे। ओके, चलिए, तो स्टॉप लॉसेस को फॉलो करिए। अनिल कह रहे हैं कॉन्ट्रा खेलना जानते हैं तो फिर आपके लिए अच्छा दिन हो सकता है, वरना बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। बात का लब्बो लबाब तो मोटा मोटी यही है, लेकिन पूछते हैं कि फिर वागले साहब से आज के लिए किस तरह के ट्रेड्स ले रहे हैं वो। सर बताइए, आज कमाई कहां पे होने वाली है, आपके टॉपिक्स क्या हैं? हेमंत, मैंने परसिस्टेंट सिस्टम्स चुना है बाय करने के लिए। हालांकि मैं ये सेक्टर पे ज्यादा बुलिश नहीं हूं, बट इसका पैटर्न पॉजिटिव उभर कर आ रहा है। प्राइस और वॉल्यूम बिल्टअप और वीकली चार्ट्स काफी पॉजिटिव बन रहे हैं। सो ये 1-2 दिन का व्यू नहीं है, अगले हफ्ते तक का व्यू है। ये स्टॉक लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 672 और टारगेट होगा 744। 8 से 10% अपसाइड का व्यू है। एक सेलिंग में मैंने एक्सिस बैंक चुना है, जो कल ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट पे क्लोज हुआ। मॉर्निंग ओपन होते ही वीकनेस दिखाई दे रहा था, जो मुझे लगता है आज भी कंटिन्यू होगा।
तो ये बेचा जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 543, टारगेट ऑफ 519। ये 2 या 3 दिन का व्यू है। ओह, तो बैंक्स के लिए मुश्किल का दिन है। वागले साहब भी कह रहे हैं देखिए एक्सिस बैंक में दबाव देखने को मिलेगा, और खबरें भी काफी खराब आई हैं। वो जो सूटी वाली हिस्सेदारी वाली खबर है वो फिर से आती हुई दिख रही है, और पिछली बार मुझे याद है जब वो खबर आई थी कि सूटी अपना शेयर बेच सकता है तो 5-5.5% की गिरावट इसमें हो गई थी। कल भी सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अंडर परफॉर्मर स्टॉक था एक्सिस बैंक, और आज येस बैंक भी इसका साथ देने वाला है। तो खबरें खराब हैं बैंकिंग शेयर के लिए। ट्रेडिंग के लिहाज से यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि हमारे बाकी के टेक्निकल एक्सपर्ट्स की क्या राय निकल कर आ रही है। निफ्टी पर टॉप 5 स्टॉक्स कहां कौन से हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त है अब ये जानने का कि हमारे 5 एक्सपर्ट्स की क्या राय निकल कर आ रही है। निफ्टी पर पुनीत किन्ना कह रहे हैं बेचकर चलिए, टारगेट दे रहे हैं 8690 का, 8810 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करें। AK प्रभाकर IDBI कैप्स के वो भी कह रहे हैं कि बेचिए, निफ्टी को 8800 पर लगाइए, स्टॉप लॉस 8600 तक फिसलेगा। और तीसरे एक्सपर्ट की राय भी अब आपकी स्क्रीन पर, और वो है जय ठक्कर की। वो कह रहे हैं खरीदना चाहिए आपको, 8825 का टारगेट, 8695 का स्टॉप लॉस भी। खरीदना चाहते हैं श्रीकांत चौहान भी, कोटक सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट, 8680 ये स्टॉप लॉस का लेवल है उनका, 8910 का लक्ष्य। 2 खरीदारी की राय, 2 बिकवाली की राय। अब आखिरी राय इंपॉर्टेंट, और वो देखिए बिकवाली की राय निकल कर आ रही है मानस जायसवाल की, manasjaiswal.com के। वो कह रहे हैं 8650 तक जा सकता है। निफ्टी 8775 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तो अनिल 3 एक्सपर्ट मंदी में, 2 तेजी में, और मानस जायसवाल का फाइनल वोट माइनस, यानी कि नीचे की तरफ बेचने की राय उनकी आती हुई दिख रही। तो जो रेंज और जो लेवल्स निकल कर आ रहे हैं 5 एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक, वो है ऊपर की तरफ बहुत साफ है, 8800 8825 की रेंज में जाकर अटकेगा बाजार। नीचे 8700 से थोड़ा सा नीचे 8690 के आसपास अहम स्टॉप लॉस लेवल। चलिए ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए। खबरों के दम पर जहां दिखेगा एक्शन। जिस तरह के कंफ्यूजन और हंगामे हुए येस बैंक के QIP में, सेबी की जांच होना तय था। पहले हम आपको खबर दे चुके थे कि सेबी इसे देखेगी, और अब सेबी ने जो जांच की है, शुरुआती जांच में साफ तौर पर सेबी ने यह पाया कि येस बैंक में QIP के नियमों का उल्लंघन किया गया है। $1 बिलियन का बड़ा QIP था, और उसमें कई सारे नियमों का उल्लंघन किया है। पूरी डिटेल रिपोर्ट आएगी, सेबी का एक्शन आगे क्या कुछ हो सकता है येस बैंक पर, इनके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स पर, वो देखना होगा। लेकिन जो शुरुआती जांच में सेबी ने इन्हें दोषी पाया, उसका असर आज स्टॉक में दिखेगा। बिल्कुल, और कितना बड़ा जुर्माना लगेगा उसके ऊपर बाजार की नजर होगी। और रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि मार्केट को डिस्टर्ब किया गया है, शेयरधारकों को नुकसान हुआ है। तो अब देखना होगा येस बैंक में आज किस तरह की गिरावट देखी जाती है। एक चीज है, जिन लोगों ने CNBC आवाज को उस दिन बराबर से सुना, हमने बहुत क्लियरली स्ट्रांगली कहा था 1350 रुपए के लेवल को तोड़ते ही येस बैंक से निकल जाइए, सोचे मत। तो हमने नुकसान कम करने में जरूर लोगों की मदद की। बिल्कुल। येस बैंक का ये आज चार्ट पर कैसा लग रहा है, विस्तार से इसके ऊपर बात होने वाली है इस शो में आगे। लेकिन पहले आपको बता दूं दूसरा स्टॉक कौन सा है जो फोकस में रहने वाला है, JSPL। इस पर रखिए नजर। 11 नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के ऊपर ये ब्याज नहीं दे पा रहे हैं। आपको मालूम है कर्ज में डूबी हुई है कंपनी, कुछ एसेट्स को बेच भी रही है लगातार, लेकिन मुश्किल में है। तो आज यहाँ पर भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। JSPL पर भी रखिएगा नजर। एक और खराब खबर JSPL के लिए ये भी है कि JSPL का स्टॉक कल के एक्शन के बाद वायदा कारोबार के बैन में भी आ गया, तो फ्रेश पोजीशन शायद ना बने, इंट्राडे ट्रेड जरूर हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग होगा इस स्टॉक का एक्शन। लेकिन एक और स्टॉक जो अच्छी खबरों की वजह से एक्शन में रहेगा, और वो भी पॉजिटिव साइड पर, वो है फिलिप्स कार्बन ब्लैक। गुड लक डीलकॉम के साथ विलय को इसके बोर्ड ने मंजूरी दे दी। ये एक अच्छी खबर है स्टॉक के लिए। कलेक्शन शुरू होता दिखा था, आज भी बढ़ेगा। तो ये स्टॉक रखिए रडार पर, और रडार पर रखिए BPL जैसी कंपनियां, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां। और आप देखिए क्या जबरदस्त रिस्पांस मिला है ऑनलाइन कंपनियों को, अमेजॉन को, फ्लिपकार्ट को। जो फेस्टिवल ऑफर्स इन्होंने लॉन्च किए और लोगों ने वहां पर जाकर सामान खरीदा, तो जाहिर सी बात है जो सामान बिक रहे हैं उनको तो फायदा होगा ही। वो कंपनियां तो लिस्टेड है नहीं, तो यहां पर रखिए नजर, यहां पर अच्छी तेजी बन सकती है आज के दिन। लेकिन एक और कंपनी जो जिंदाल ग्रुप की, लेकिन JSPL है नवीन जिंदल की कंपनी, और JSW स्टील है सज्जन जिंदल की कंपनी, जो कि बैलेंस शीट के लिहाज से बेहतरीन और ज्यादा मजबूत। यहां अच्छी खबरें क्या है,
कर्नाटक में माइनिंग ऑक्शन चल रहा है और पहली 2 ऑक्शन जो हुई है दोनों की दोनों जेएसडब्ल्यू स्टील ने हासिल की है। एग्रेसिव बिडिंग जेएसडब्ल्यू स्टील कर रहे हैं, काफी लोग मानते हैं कि थोड़ी एग्रेसिव बिडिंग हुई है, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए कर्नाटक की ये 7 माइंस जीतना बेहद जरूरी है। तो जितनी ज्यादा जीत पाए उतना जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए काफी अच्छा होगा। अब तक की दोनों माइंस जेएसडब्ल्यू स्टील ने जीती है और उनके लिए ये एक बड़ा पॉजिटिव माना जाएगा। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ एक गौरांग शाह और संदीप बागले साहब। कुछ पिक्स लिए हमने संदीप बागले साहब की परसिस्टेंट और जेबीएफ और एक्सिस बैंक आपने शॉर्ट करने की राय दी। मैग्मा भी आप बता चुके, मैग्मा फिनकॉर्प आप खरीदना चाहते हैं। मैग्मा फिनकॉर्प में कल आई थिंक 8 से 10% की अपमूव देखने को मिली। ये बाय क्लियर प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट है। मुझे लगता है इसमें अच्छी खासी मूव आनी चाहिए अगले 4-5 दिन में। तो ये लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 111, टारगेट ऑफ 135। और जेबीएफ इंडस्ट्रीज में भी प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट है, मोमेंटम इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव है। तो ये लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 234, टारगेट ऑफ 255। ये 3 से 4 दिन का व्यू है। अच्छा वागिल साहब, मुझे एक बात बताओ, ये जो स्टॉक 8-7-8% बढ़ जाते हैं भारी भरकम वॉल्यूम के बाद, वो आपके चार्ट पे ब्रेकआउट आता है वॉल्यूम प्राइस। मुझे कभी कभी लगता है कि पहले क्यों नहीं खरीदा जाए, 8% बढ़ने के बाद क्यों खरीदा जाए? क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, टेक्निकल एनालिस्ट। ये अच्छी बात है। चलिए, तो जब तक चार्ट पर संकेत नहीं आएगा वागले साहब नहीं खरीदेंगे, और जब खरीदेंगे तो ताल ठोक कर। वागले साहब से ये सवाल मैंने कल भी पूछा था। वागले साहब ने इसका बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया था कि जब दिखने लगे तेजी हो रही हो तब तेजी करनी चाहिए, राइट? सही। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। बताएं। हम ट्रेन से प्रवास आप कभी ना कभी कर चुके हैं, राइट? वीटी स्टेशन या चर्चगेट स्टेशन में ट्रेन में बैठेंगे और गाड़ी हिलती नहीं है तो बहुत परेशानी होती है। वो बोले 5 मिनट हो, लेकिन हिलती गाड़ी आपको पकड़ने में मजा आता है। चलती गाड़ी में चढ़ने का, चलती गाड़ी में नहीं उतर, चलती गाड़ी में उतरने का नहीं, वो रिस्की है। जब गाड़ी मोशन में आ जाए, यानी कि स्टॉक चलने लगे, एक्शन में आ जाए, तब खरीदिए। ये वागले साहब की राय है। तो ये एक्शन इन तमाम शेयरों में। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे, हमारे एक्सपर्ट से लेंगे सवाल और ढेर सारे स्टॉक से जिनमें एक्शन होने वाला है, पूछेंगे उनसे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और एसएस निफ्टी ये संकेत दे रहा है कि आज भारतीय बाजारों की कुछ पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है। नियति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो पैनी नजर रखती हैं ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पर। नियति, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कहां नजर है आपकी? मिड कैप्स पर फोकस कर रहे हैं आज हेमंत। सारे ही ब्रोकरेजेस की आज जितनी कॉल्स आई हैं सारे मिड कैप्स है। कॉक्स एंड किंग्स पे सबसे पहले बात करेंगे। इनिशिएट किया है कवरेज, एचएसबीसी ने बाय यानी निवेश करने की सलाह के साथ रेटिंग शुरू करी, कवरेज शुरू की है। 253 का इनका लक्ष्य है, 13% एक अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं। एक टर्न अराउंड स्टोरी है इस स्टॉक के लिए, क्योंकि इनका जो ट्रैवल बिजनेस है अब बैक ऑन ट्रैक है। पहले इन्होंने कुछ एक्विजिशंस किए थे यूरोप में जो कि अनटाइमली थे और बहुत एक्सपेंसिव थे। अब मैनेजमेंट ने अपना कोर्स एकदम चेंज किया है और कुछ एसेट्स इन्होंने बेचे भी हैं, डेट रिड्यूस किया है और फिर अब 4 मेन स्ट्रीम रेवेन्यू स्ट्रीम्स पर ये फोकस कर रहे हैं, जिसमें डोमेस्टिक ट्रैवल शामिल है, ओवरसीज ट्रैवल शामिल है, बजट होटल चेन जो इनकी यूरोप में है वो शामिल है और एजुकेशन ट्रैवल बिजनेस पे। तो ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी इनके लिए इंप्रूव करेगी अर्निंग्स को, मार्जिन्स को और कैश फ्लो को। इसलिए बेहतरीन टर्न अराउंड स्टोरी दिख रही है और वैसे भी ट्रैवल सीजन आ रहा है तो आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। कॉक्स एंड किंग्स में 253 का लक्ष्य एचएसबीसी दे रहा है। ये इनिशिएट किया है उन्होंने अपना कवरेज। और बिंदु फार्मा जो एक टेवा और इंटास की जो डील हुई है ये पॉजिटिव है। एक लंबे समय से ओवरहैंग था, अब वो खत्म होता हुआ नजर आया है। सिटी मेंटेन कर रहा है अपनी बाय की कॉल, 1200 का लक्ष्य है। 39 to 40% का एक अपसाइड पोटेंशियल ये स्टॉक में देख रहे हैं। टनल रिपोर्ट निकाली है, देखिए सिटी बैंक का, सिटी ग्रुप का तो नहीं, सिटी बैंक का एक वो लोगो ना, पंच लाइन, सिटी नेवर स्लीप्स। तो जब जागो तो सवेरा। और बिंदु फार्मा निफ्टी में आके जमाना हो गया, अब इन्होंने इनिशिएट किया है। कोई बात नहीं, जब करे तभी अच्छा है। नहीं, एचएसबीसी के लिए भी आप देखिए ना, एचएसबीसी कॉक्स एंड किंग्स को इनिशिएट कवरेज किया है जब इतनी तेजी हो चुकी है। कभी ये ऐसा लगता है कि ये लोग कंपटीशन कर रहे हैं रेटिंग एजेंसी से कि कौन लेट जागे, वैसा हाल है। एनीवे, 2 स्टॉक्स और बिंदु फार्मा तो कब से कवरेज में आ जाना चाहिए, 1200 रुपए का टारगेट अब इन्होंने रखा है। अच्छा नीति बताइए, बाकी और कौन से स्टॉक्स पे रिपोर्ट्स हैं आपके पास? शोभा डेवलपर्स यानी शोभा लिमिटेड जिसे अब हम जानते हैं, जेपी मॉर्गन ओवरवेट का कॉल दे रहा है। इनकी प्री सेल्स के नंबर्स आए हैं जो कि 5% अप है YOY और ये स्पेशली तब दूसरी तिमाही में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया जब एक सीजनली वीक क्वार्टर होता है, इसलिए निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। 400 रुपए का इनका लक्ष्य है। शोभा पे 31% का एक अपसाइड पोटेंशियल
देख रहे हैं, मगर जुबिलेंट फूड्स पे नॉमिनल रिड्यूस यानी बिकवाली करने की अपनी सलाह दे रहा है। 900 रुपए का इनका लक्ष्य है, 9% का डाउन साइड ये देख रहे हैं, डाउनवर्ड स्पाइरल देख रहे हैं। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में भी इनको ज्यादा उम्मीद नहीं है। बर्गर पिज्जा से इनको उम्मीद नहीं है कि बहुत ज्यादा ये रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएंगे। 900 रुपए का लक्ष्य, रिड्यूस का इनका रेटिंग। पिडिलाइट पे इनका यूबीएस का एक सेल का कॉल है, बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं। 600 रुपए का इनका लक्ष्य है, 18% का डाउन साइड पोटेंशियल देख रहे हैं। सिर्फ 10.3% डीपीएस सीएजीआर FY 16 और 19 के दौरान ये देख रहे हैं। वैल्यूएशन के हिसाब से अभी बहुत महंगा हो गया है, बिकवाली करके चलिए। 600 रुपए का लक्ष्य पिडिलाइट के लिए यूबीएस दे रहा है। तो यानी कि कुल मिलाकर लोग हो रहे हैं हेल्थ कॉन्शियस और ब्रोकरेज हो रहे हैं वेल्थ कॉन्शियस। लोगों को पिज्जा खाना नहीं है, जंक फूड है, और इनको शेयर खरीदना नहीं। जुबिलेंट फूड पर एक के बाद एक नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब आ गई है ये देखिए नोमुरा की 900 के लक्ष्य। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स जब से कॉल साहब गए हैं, उनके सीईओ हैं, कोई अब तक अनाउंसमेंट आया नहीं है कौन नए सीईओ बने। अच्छा, कॉल साहब ने अगर कहीं जाके कंपटीशन ज्वाइन कर लिया तो और दिक्कत आएगी। सही बात है, तो परफॉर्मेंस में खराबी हो चुकी है। चलिए इन सभी शेयरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार वायदा कारोबार की रणनीति ले ली जाए, क्योंकि हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं क्रिस सुब्रमण्यम साहब, अल्टामाउंट कैपिटल के। सर पहले तो ये बताएं, निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या ट्रेड किया जाए? जी गुड मॉर्निंग। कल की जो कारोबार हमने देखी है, आई थिंक कहीं ना कहीं एक रेंज में आई थिंक निफ्टी अभी रहने की संभावना है। तो हमारा मानना है कि शायद यहाँ पर एक डायरेक्शनल ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल है, तो उस लिहाज से हम एक स्ट्रैंगल सेलिंग का सलाह दे रहे हैं, जहां पर 8,800 का कॉल बिकवाली की जाए और 8,600 का पुट का बिकवाली की जाए, और इसका जो टोटल रिटर्न जो आ सकता है प्रीमियम, इसमें 155 का रिटर्न आएगा, और इसका हम टारगेट 90 रख रहे हैं और स्टॉप लॉस 180। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, काफी इंटरेस्टिंग स्टेज पे आई थिंक बहुत इस नियर टर्म सपोर्ट के आसपास है। काफी हमने करेक्शन देख चुके हैं, तो हमारा मानना है कि शायद 19,300 400 के आसपास अच्छी खासी सपोर्ट है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, इसमें वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो काफी फायदेमंद हो सकती है। तो हमारा मानना है कि शायद नेक्स्ट वीक 2 दिन का ट्रेडिंग हॉलिडे है, तो उसके हिसाब से आई थिंक इसमें एक टाइम वैल्यू की श्रिंकेज फास्ट आ सकती है। तो उसी लिहाज से हम इसका एक स्ट्राइडल का सेलिंग का सलाह दे रहे हैं, जहां पर 19,500 का कॉल और पुट जोड़ी को बेच के चले, जो टोटल मिला के 300 350 का प्रीमियम आ सकता है। एक मॉडस्ट टारगेट रखे 200 का, और यहां पर स्टॉप लॉस 380। तो हमारा मानना है कि शायद ये दो स्ट्रैटेजी, एक रेंज प्ले या तो फिर एक टाइम वैल्यू कैप्चर करने का एक आई थिंक सहारा मिल सकता है, क्योंकि एक डायरेक्शनल ट्रेड इस करंट स्टेज पे थोड़ी बहुत यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवर नहीं कर रहा है। ओके, चलिए, तो ये रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। लेकिन गौरांग ये बताइए, ऐसे बाजार में आपको कौन से स्टॉक्स अच्छे लगते हैं जहां पर खरीदारी करनी चाहिए अर्निंग सीजन से पहले? वेल हेमंत, सीमेंट और ऑटो ये 2 क्षेत्र होंगे जहां पर नजर बनाए रखे हम काफी लंबे समय से। और विकल्प के रूप में चौपहिया वाहनों में टाटा मोटर और मारुति। अब मारुति ऐसा स्टॉक है हेमंत जो लॉ ऑफ ग्रेविटी को सभी तरीके से डिफाई करता है। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन या हर हफ्ते आपको ये 52 हफ्तों की ऊंचाई पे जाता हुआ नजर आता है। और आज कुछ खबरें भी है, सिलेरियो डीजल मॉडल जहां पर मांग कमी होने के कारण प्रोडक्शन इन लोग बंद कर रहे हैं और कोई नए अवतार में एक नई गाड़ी उसी सेगमेंट में निकालेंगे, ऐसी बातें हैं। गिरावट पर यहां पर खरीदारी करे टाटा मोटर्स के JLR ग्लोबल आंकड़े जो आए वो काफी सराहनाजनक थे, और डोमेस्टिक कारोबार को लेकर भी हमें उम्मीद है कि आपको रुझान अच्छा होता होगा। कल टाटा मोटर्स का DVR अपने आप को संभाले हुए था और टॉप 5 गेनर्स में था मेरे ख्याल से। तो ये 2 पसंदगी चौपहिया वाहनों में होगी, और दोपहिया वाहनों में हीरो मोटोकॉर्प और TVS मोटर्स, ये हमारी पसंदगी रहेगी। सीमेंट क्षेत्र की जो मैंने बात की है हेमंत, वहां पर मंगलम सीमेंट, JK लक्ष्मी सीमेंट, ये मझौली कंपनियों में रामको सीमेंट, और दिग्गजों में अल्ट्राटेक ACC फॉलोड बाय अंबुजा। नतीजों के आधार पर मुझे लग रहा है कि, और जिस तरीके से महीने दर महीने इन दोनों ही क्षेत्रों के आंकड़े आए हैं, आसार सुधरते हुए नजर आ रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, और लगता है कि एक बहुत ही बेहतर रुझान तिमाही नतीजों में आपको देखने मिलेगा। तो सीमेंट शेयरों में अच्छे नंबर्स आएंगे। खबरें ये भी आ रही कि सीमेंट के दाम और मुंबई में बढ़े हैं, और अगर ऐसा होता है तो वाकई में ये
इन सीमेंट शेयरों के लिए अच्छा एक्शन वाला दिन हो सकता है। कल 2 सीमेंट स्टॉक खासतौर से एक्शन में दिखे, अल्ट्राटेक और दूसरा इंडिया सीमेंट। दोनों स्टॉक्स में देखिए बड़ी बेहतरीन तेजी, और छोटे छोटे तो बड़े नाम है बहुत सारे, गुजरात सिद्धि सीमेंट और ऐसी लंबी लिस्ट है, हिडलबर्ग जो कल काफी तेजी से ये सेक्टर सेकंड हाफ में अच्छा एक्शन में आता हुआ दिखा, आज और बढ़ेगा ये तय है। ऐसे में स्टॉक्स जो एक्शन में रहने वाले उनमें सबसे ज्यादा एक और स्टॉक जो यस बैंक, जिस पर राय ली जाए शॉर्ट करने के लिए आज से। क्या कहेंगे आप वागले साहब, मंदी की जाए? जो खबरें आ रही वो तो मूड खराब करने वाली है। सेबी की तरफ से जांच हो रही है और आगे कुछ एक्शन होने के आसार भी दिख ही रहे हैं। जिस तरह से शुरुआती जांच में गड़बड़ियां मिली है सेबी को QIP को लेकर, और हम लगातार ये कह ही रहे थे कि सावधान हो जाइए, तेजी खत्म हो गई कम से कम टाइमिंग, और स्टॉक देखिए धीरे धीरे नीचे आए ही है। अब क्या करना चाहिए? अनिल जी, पिछले बार मुझे याद है जब वो न्यूज आई थी 1 महीना लगभग पहले, और वो लेवल था 1320 1330, आई थिंक तभी आपने वो जो विस्तार से बोला था, तो इतना वीकनेस मुझे आज नहीं दिखता है। लेकिन बड़ी खबर भी नहीं, सही बात है। 1320 क्रॉस होते हुए भी नहीं लगता है। ऑन द डाउन साइड 1215 1220, तो ये 100 रुपए के सीमित दायरे में स्टॉक मूव करेगा, बट लेने का तो व्यू फिलहाल नहीं है जब तक 1330 1340 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है। मैंने 1050 का टारगेट दिया था, वो 1150 से आके घूम गया है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म बॉटम 1150 में हो गया, बट ऊपर में 1320 में अटकना चाहिए। ओके, तो 1215 1220 तक निकल सकता है, यानी यहां से करीब 65 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है। लेना तो नहीं चाहिए फिलहाल आज के दिन, और जब लेने के लिए बिड्स नहीं डालो तो फिर तो शेयर नीचे ही आता है। ये अच्छा एनालिसिस है। अब बायर के बिड्स मत डालिए तो फिर क्या होगा? खरीदने वाला कोई नहीं है, तो जिसको बेचना हो तो बेचेगा ही। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। और वैसे भी कमजोर है तमाम प्राइवेट बैंक। एक और प्राइवेट बैंक कमजोर है और उस पर आपको ट्रेड करने का मौका भी है, लेकिन फ्यूचर्स में नहीं, ऑप्शन में। कौन सा स्टॉक और कौन सा ऑप्शन आपको ट्रेड करना चाहिए बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, और आज काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर खबरों के दम पर दिखेगा एक्शन, और मैक्लॉयड रसल इसी तरह का एक शेयर है। मेरिल लिंच ने करीब 6.25 लाख शेयर खरीदे हैं 174 रुपीज के भाव पर। सुबह सुबह चाय कॉफी का समय भी होता है, और ये स्टॉक देखिए अच्छा प्रदर्शन आज दिखा सकता है। साथ ही गुडियर, ये एक और ऐसा स्टॉक है जो काफी दिनों बाद रडार पर आया है, और इसलिए आया क्योंकि गोल्डमैन सैक्स इंडिया फंड ने करीब 1.25 लाख शेयर यहां पर खरीदे हैं 779 रुपीज के भाव पर। टायर शेयर वैसे भी काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो दोनों के चार्ट्स कैसे लगते हैं पूछते हैं वागले साहब से। वागले साहब बताइए, दोनों कैसे लगते हैं और दोनों में बेटर कौन सा है? हेमंत, कल हमारा मैक्लॉयड रसल में BTST था, हालांकि हम 4-5 रुपए में निकल जाएंगे वो बात अलग है, लेकिन कल के जो वॉल्यूम्स है ये मैं बताना चाहता हूँ, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द पास्ट ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। ओके, तो ये लेवल से 178 179 से अगर ये स्टॉक 195 200 तक जाता है तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। दोनों के बीच में अगर चूज करना है तो मैं मैक्लॉयड रसल ही चुनूंगा, जो जिस तरह से मोमेंटम है, जिस तरह से वॉल्यूम बिल्टअप है, और वो भी स्टॉक इतना नीचे गिरने के बाद 220 से लगभग ये 170 आया है, तो बाउंस बैक भी अच्छा खासा होगा, बट 200 के ऊपर जाते हुए मुझे नहीं लगता है। 200 तो बहुत है, इतना बढ़ गया, 10% है, 12% और एक 8-10% स्टॉक है, इतना तो बहुत हो गया। गौरांग, आप बताएं, चाय कॉफी क्या पसंद है आपको? और साथ ही अब खाने पीने की बात हो रही, पिज्जा, जुबिलेंट फूड पे भी बता दें, जो रिपोर्ट आई जिसका हम जिक्र कर रहे थे अभी, नोमुरा ने 900 के लक्ष्य दिए। तो ये कल जो सारे सुस्त, कभी नहीं हिलने वाले शेयर अचानक से दौड़ लगाते हुए दिखे, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, टाटा कॉफी, बाकी तो लंबी लिस्ट है, हरिसन मलयालम और ये सब मैक्लॉयड वगैरह। कुछ पसंद है आपको? तो टाटा ग्लोबल बेवरेजेस पर अनिल जी 120 के आसपास हमने कवरेज निकाली थी और लक्ष्यांक निर्धारित किए थे करीबन 165 170 के आसपास। कल अच्छी तेजी हमने देखी, और नया निवेश के लिए इस स्तर पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है अगर आप बुनियादी तौर पर हमें पूछे तो। अगर पुराना निवेश है तो बने रहे, और जिस तरीके से ये जो किल्लत चाय पत्ती की और कुछ हद तक ग्लोबल कॉफी बीन्स की सप्लाई को लेकर के आने वाले समय में खड़ी होगी, उसके लिए एक्सपोर्ट मार्केट में इनको काफी अच्छा प्रीमियम मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान में चाय पत्ती का जो प्रोडक्शन है वो आने वाले समय में रिकॉर्ड लेवल पर जाएगा, और स्थानीय मार्केट में भी आपको ऊपर की तरफ के प्रीमियम्स दिखाई देंगे।
जहां तक रहा जुबिलेंट फूड्स का सवाल, कौल साहब के इस्तीफे को लेकर के निचले स्तर पर हमने उसी दिन 940 या 935 का स्तर बनते हुए देखा था और उधर से ये स्टॉक उभरा है अनिल जी, करीबन 990 या उस 1000 के आसपास आया हुआ है। और हमारी जो पहले कवरेज थी वो करीबन 930-935 के आसपास हमने शुरुआत की थी। लक्ष्य निर्धारित किया था 1250 का, जो मुकम्मल हो चुका है। अब फिर से उसी कतार पर आकर के खड़ा है या उसके आसपास जब हमने कवरेज निकाली थी। तो जहां तक ये जो रिपोर्ट है, मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है कि इतना समय जाने के बाद आप रिपोर्ट निकालते हैं और जब सारी खबरें जो नकारात्मक है वो प्राइस्ड इन हो जाती है। हाँ, ये बात बिल्कुल है, जैसे हेमंत जिक्र कर रहे थे कि मैनेजमेंट ने कौल साहब की जगह पर कौन आने वाला है या उनकी रणनीति क्या होगी, स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि कौल साहब जुबिलेंट फूड के एक फेस थे जो अक्सर भिन्न विभिन्न चैनलों पर आकर के अपने बिजनेस के बारे में ब्यौरा दिया करते थे। तो एक वैक्यूम सा हो गया है। लेकिन मुझे दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि 930 के नीचे अगर आप बिकवाली करते हैं तो ये मेरे ख्याल से समझदारी वाली बात नहीं है। उल्टा अगर उसी स्तर के आसपास आता है और अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो हम इसकी कवायद बिल्कुल करेंगे। हाँ, पिछली तिमाही में नए प्रोडक्ट को लॉन्चेस को लेकर के और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ SSSG जिसे हम कहते हैं, उसको लेकर के काफी बड़ी मायूसी आई थी। IPO जब से इस पर्टिकुलर स्टॉक का आया था, इतिहास में पहली बार हुआ था कि इतना बड़ा निचला डिग्रोथ आपने देखा था। लेकिन शायद मैनेजमेंट इसको दुरुस्त कर सकता है, रणनीति ला करके और स्ट्रैटेजी ला करके। बिल्कुल, चलिए, तो ये विस्तार से समझा दिया गौरांग जी ने जुबिलेंट फूडवर्क्स की में आपको किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। एक और एक्सपर्ट को शामिल करते हैं, रजत बोस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, आपके पिक्स तो मैं जानूंगा ही आपसे, लेकिन चार्ट देखकर बताइए पहले, JSPL ये शेयर आपको कैसा लगता है? इनको जो बॉन्ड होल्डर्स से जो इन्होंने पैसे जुटाए थे उस पर ब्याज देना था, जो ये दे नहीं पाए, और ब्याज था करीब करीब 9.5% के आसपास का। हालांकि अब तक हमें ये समझ नहीं आया और ये इन्होंने बताया नहीं है कि कितना बड़ी रकम थी जिस पर ये ब्याज नहीं दे पाए। लेकिन जो हमें पता है वो ये है कि 40,000 करोड़ रुपए का बड़ा कर्ज है इनके पास। अब उसमें से इन्होंने बॉन्ड होल्डर्स का कितना पैसे पे ब्याज नहीं दे पाए, ये फिगर इंपॉर्टेंट होगा सबके लिए जानना। इन्होंने लेकिन बताया नहीं है एक्सचेंजेस को। लेकिन क्रिसिल ने कुछ दिनों पहले इनकी कॉर्पोरेट डेट की जो रेटिंग है वो घटा दी थी, डी कर दी थी। डी मतलब डिफॉल्ट, और देखिए डिफॉल्ट हो गया है। तो ये बताइए चार्ट्स कैसे लगते हैं रजत इस स्टॉक के आपको? देखिए, चार्ट में ये काउंटर पिछले लेट जुलाई से अभी तक ऊपर में 90, 92 और नीचे 75 इसी के बीच में खेल रहा था और मोर और लेस 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन कर पाया। लेकिन इन दिनों में 4-5 ट्रेडिंग सेशन पहले जब वो पाकिस्तान के संग जो ये हुआ था, उसी के दिन एक बार 200 डे, 89 डे सभी को तोड़ के ये नीचे गया, फिर ऊपर आया। लेकिन कल जो फॉर्मेशन दिखाया है इसमें लगता है कि 50 डे से लेके 200 डे सब तोड़ के ये फिर से 77, 75 उस रेंज का जो सपोर्ट है उसको टेस्ट करेगा। अगर वो टूट जाता है तो इसमें रहना नहीं चाहिए, क्योंकि तब ये ब्रेकडाउन के चलते 60 से 55 तक जाने की संभावना तैयार कर देगा। तो मेरा कहना यह है कि इसमें अगर आपको FD है कि कुछ है वो सब है तो अलग बात है, लेकिन शेयर होने से तो आप निकल ही पाएंगे, तो निकल जाना ही बेहतर रहेगा। इसमें रहने में कोई सेंस नहीं। चलिए, बने न रहे, ये राय है JSPL पे। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेंगे रजत से उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स और सुब्रमण्यम साहब से भी हमें पूछना है वायदा कारोबार में कौन से स्टॉक से जहां पर होगा एक्शन। ट्रेडिंग पिक्स उनकी इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और अब लेते हैं उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स। गौरांग शाह, संदीप वागले, क्रिस सुब्रमण्यम और रजत बोस। रजत, बताइए कौन से स्टॉक चुने आज आपने खरीदारी या बिकवाली के लिए? देखिए, मैंने 2 स्टॉक चुना है और वो 2 ही खरीदारी के लिए मैं सलाह दूंगा। पहले है जी एंटरटेनमेंट
585 से लेके 590 इसका एक सप्लाई जोन है। ये सप्लाई जोन को ये एक बार टेस्ट किया, 589.90 का हाई दिखाया था 3 दिन पहले। अभी फिर से वो लेवल को टेस्ट करने का या उसको तोड़ के आगे भागने की गुंजाइश है। मैं 575 और 584 ये दोनों टारगेट मान रहा हूं, क्योंकि 585 से 590 का जो सप्लाई जोन है उसी के नीचे सेकेंड टारगेट रखा हूं। अगर कोई कारण से ये 590 पार करके निकल जाता है या तो ये 587 के ऊपर मेंटेन होता है तो ट्रेडर लोग इसको बरकरार रख सकते हैं, BTST कर सकते हैं। 557 के नीचे स्टॉप लगाइए। दूसरी काउंटर है KN इंडिया। मुझको लगता है इसमें काफी अच्छी मूवमेंट देखने की अभी भी पॉसिबिलिटीज है। 231 मेरा टारगेट है, उसके पहले 228 फास्ट टारगेट है और 216 रुपया 90 पैसा का स्टॉप लगा के इसको भी बाई कीजिए। इसका ऑप्शंस एक्टिविटी भी देख के मुझको लगता है कि इसमें पोजीशन बिल्डअप हो रहा है और ऊपर की तरफ जाने की पूरी संभावना है। चलिए, तो इन तमाम शेयरों पर रखिए नजर और केन अच्छा चल भी सकता है। आज देखिए 5% जो है एक ही हफ्ते में कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं और कच्चे तेल का दाम बढ़ना केन के लिए पॉजिटिव माना जाएगा। ऑफशोर कंपनियों के ऊपर भी रखिएगा नजर, वहां पर भी तेजी कल शुरू हुई थी, वो हो सकता है आज कंटिन्यू रहे। लेकिन एक स्टॉक औरोबिंदो फार्मा, इस पर रखिए नजर। और डिस्क्लोजर आज मैं ही बता देता हूं कि वागले साहब के पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक सर। एक्चुअली धीरे धीरे हमें वागले साहब का पोर्टफोलियो याद ही हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो वागले साहब आपके लिए एक अच्छी खबर आई है क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में है ये शेयर। देखिए, ये कंपनी खरीदने वाली थी कुछ एसेट्स और अब ये एसेट्स नहीं खरीद रही है। इंटास नाम की एक कंपनी है जो टेवा के एसेट्स खरीद रही है। एसेट्स जब ये खरीदने वाली थी तो ये पैसा जुटाने वाली थी, इसका प्रोग्राम था और उसको चल के इक्विटी डाइल्यूशन का खतरा था, वो ओवरहैंग खत्म हुआ है। और इंटीग्रिटी का भी इशू था कि पता नहीं उस एसेट्स को खरीदेगी तो इंटीग्रेट किस तरह से कर पाएगी। और अब सिटी कह रहा है कि ये सारे जो ओवरहैंग्स हैं ये पीछे हो गए हैं, अब देखना होगा कि ये पैसा जुटाते हैं या नहीं जुटाते हैं। तो आज तेजी बन सकती है इस रिपोर्ट के चलते जो सिटी कह रहा है। ये बताइए औरोबिंदो फार्मा चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? वैसे अगला टारगेट क्या है ये बताएं। जैसे आपने कहा, मैं डिस्क्लोजर पहले देना चाहता हूं, मेरे व्यू बायस्ड हो सकते हैं, लेकिन इमीडिएट शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसी कोई स्ट्रेंथ नहीं लग रही है। हाँ, 910 915 का शॉर्ट टर्म टारगेट है जो मैंने कुछ अराउंड 835 में दिया था, तो वो मैं मेंटेन करके चलता हूं। अब 2 से 3 महीने की बात करो तो ये 1100-1150 का मेरा टारगेट है, वो 3 महीने का 4 महीने भी हो सकता है। तो पोजिशनल व्यू में मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। पोजिशनल व्यू है और तो वागले साहब तो रखने वाले की क्या पोजीशन टारगेट 1200 कितना? 1150 के आसपास 3 से 6 महीने का व्यू बेटर होगा। 1150 का टारगेट, ओके। मतलब आपका और सिटी का टारगेट लगभग बराबर है। चलिए ठीक है, तो सिटी ने बाद में दिया है, वागले साहब ने पहले दिया है, बता दूं मैं आपको। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार आपकी स्क्रीन पर जो फ्लैश होता हुआ दिख रहा है, जी हाँ, कमाई का दमदार मौका, जैकपॉट शेयर बस आने वाला है, लेकर आएंगे आपके लिए। प्री ओपनिंग सेशन बताएंगे कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत। रुपए की शुरुआत पर होगी नजर। कल कमजोरी के बाद बेहतरीन रिकवरी करेंसी मार्केट में आई है और साथ ही स्टॉक 2020 के 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज और 9-15 पर रहिएगा हमारे साथ बाजार के शुरुआती एक्शन को पकड़ने के लिए। कहां हो रही तेजी मंदी, पोजीशंस कहां बनती दिख रही है, बड़े सौदे कहां हो रहे हैं और उनके दम पर दिन भर का आपका कारोबार कैसे हो, क्या हो ट्रेड, ये सब पहला सौदा में छोटे से ब्रेक के बाद।